दिस इज आगा शरियर खान। आज हम बात करेंगे द फॉल ऑफ असद रिजीम इन सीरिया। हमने रिसेंटली देखा कि असद फैमिली का जो रूल है जो कि 1970 से सीरिया के ऊपर था वो बड़ा स्विफ्टली तरीके से ख़त्म हुआ विदाउट एनी ब्लड शेड के। तो इस डाउनफॉल को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, सीरिया की डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्या है, सीरिया की ज्योग्राफी क्या है, सीरियन सिविल वॉर किस तरीके से स्टार्ट हुई, उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व है, और किस तरीके से जो दूसरे जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइक यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट, उनका इम्पैक्ट जो है वो सीरियन सिविल वॉर के ऊपर किस तरीके से हुआ और उन्होंने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया असद रिजीम के डाउनफॉल के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरियन डेमोग्राफिक कंपोजिशन से। आपको पता होना चाहिए कि सीरिया में जो मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट 75 to 80% वो सुन्नी मेजॉरिटी है, और 15 to 20% वहाँ पर शिया पॉपुलेशन है। और जो असद फैमिली है उनका ताल्लुक जो है वो अलावाइट सेक्ट से था जो कि एक शिया माइनॉरिटी सेक्ट है। 1970s के अंदर बशारुल असद के जो फादर थे हफीजुल असद, उन्होंने अपना जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूल जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया एक मिलिट्री कू के नतीजे में, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे और सीरियन आर्म फोर्सेस के हेड भी थे। उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल करके अपने आप को प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया, और तब से लेकर 2024 तक असद फैमिली का जो है वो सीरिया के ऊपर रूल था। इसी तरह अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं सीरिया की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हमें वहाँ पे लेबनान नज़र आता है, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ टर्की है, एक तरफ इराक है, एक तरफ हमें गोलान हाइट्स नज़र आ रहा होता है। इन तमाम कंट्रीज़ का कोई ना कोई रोल है सीरिया के इस क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर। तीसरी चीज़ जो है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है सीरियन सिविल वॉर। सीरियन सिविल वॉर का आगाज़ होता है जी 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग के नतीजे में। आपको पता होगा कि अरब स्प्रिंग में जो है मशरिक़ वुस्ता के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों ने अपने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू की। ये अरब स्प्रिंग का जो स्टार्ट होता है वो तुनीसिया से होता है, और तुनिसिया से स्टार्ट होते-होते वो पूरे अरब में जो है वो स्प्रेड हो जाता है, जिसमें इजिप्ट है, इराक है और सीरिया है। दूसरे कंट्रीज़ की तरह सीरिया में भी यूथ ने, स्टूडेंट्स ने जो है वो बशार अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, और उस प्रोटेस्ट के रिएक्शन के नतीजे में बशार अल असद ने जो है, जैसा कि हर डिक्टेटर यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स को यूज़ किया, और वो प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बजाय मज़ीद जो है वो फैल गए सीरिया के अंदर। अब याद रहे कि इस पूरे सीरियन सिविल वॉर के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बशारुल असद का रूल जो है वो सीरिया में चाहते थे। यानी वो कंट्रीज़ हैं जो चाहते थे कि बशारुल असद की गवर्नमेंट सीरिया के अंदर कायम रहे। उन कंट्रीज़ में कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया है, जो हमेशा से सीरिया और बशार अल असद फैमिली का एलाय रहा है। वो हमेशा चाहता है कि असद फैमिली का गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश रहे। क्यों? क्योंकि सीरिया के अंदर रशिया जो है वो अपने मिलिट्री बेसिस और नेवल बेसिस को एन्जॉय करता है। इसी तरह ईरान जो है वो हमेशा से हक में था कि बशार अल असद फैमिली का रूल रहे सीरिया के अंदर। उसकी साफ वजह यह है कि ईरान जो है वाया सीरिया जो है वो वेपन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करता था अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, जिसमें ख़ास तौर पे हिजबुल्ला आ जाता है। हिजबुल्ला को जितनी भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट थी वो थ्रू इराक एंड सीरिया जो है वो सपोर्ट मिलती थी ईरान की तरफ से हिजबुल्ला को। ठीक है जी। तो ईरान भी इस हक में था कि भाई सीरियन में बशारुल असद का रूल जो है वो इस्टेब्लिश रहे, उसको कोई ख़तरा ना रहे। इसी तरह ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हुतीज़ हो, वो भी ईरान के साथ खड़े थे, यानी वो भी बशारुल असद की सपोर्ट में थे। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ वो थे जो प्रोटेस्टर्स के हक में थे कि प्रोटेस्टर्स जो चाह रहे हैं इस रिजीम का डाउनफॉल और फ्रीडम, ऑटोनॉमी, लिबरेशन वो उनको मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनका भी अपना नेशनल इंटरेस्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इज़राइल की सबसे पहले।
इसराइल हमेशा से जी एंटी असद रिजीम रहा है। उसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहता कि इराक और सीरिया के थ्रू जो है वो गज़ा के अंदर हमास को जो है वो एम्पावर किया जाए और लेबनान में जो है वो हिज़्बुल्लाह को एम्पावर किया जाए। तो अगर बशारुल असद रिजीम फ़ॉल करता है और वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी जाती है जो कि प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट हो, प्रो इज़राइल गवर्नमेंट हो, तो वो जो एक लॉजिस्टिकल रूट है उसको ब्रेक किया जा सकता है और वहाँ पे जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं हमास के अंदर, लेबनान के अंदर, उनको वीकन किया जा सकता है और इज़राइल अपना जो रूल है उसको मज़ीद एम्पावर कर सकता है और उसकी सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स हैं, जो रिस्क हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से जी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो भी एंटी असद रिजीम्स थे। क्यों? क्योंकि असद इज़ एन एलाय ऑफ ईरान और जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा से एंटी ईरान रहे हैं। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। कभी हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और ईरान है, उनके दरमियान रिफ्ट क्यों है? बेसिकली इट इज़ अ क्लैश ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स। काफ़ी लोग इसको सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ें, जैसा कि वर्ल्ड ऑर्डर किसिंजर की एक बुक है, उन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ख़ास तौर पे ईरान वर्सेस गल्फ़ कंट्रीज़, ये इनका जो है वो एक क्लैश ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ भी अगेंस्ट हैं असद के रिजीम के। फिर अगर हम देखें यहाँ पर एक और प्लेयर हमें नज़र आता है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस की एंट्री होती है जी 2016 के अंदर सीरियन सिविल वॉर के अंदर और यूएस का जो पर्टिकुलर पर्पस होता है इस वॉर में वो होता है टू डिफीट द टेररिस्ट एलिमेंट्स इन मिडिल ईस्ट एंड पर्टिकुलरली द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसको डिफीट करने के लिए वो मैदान के ऊपर आते हैं, सीरिया में इंटरवीन करते हैं। सबसे पहली जो यूएस इंटरवेंशन करता है सीरिया में वो करता है जब बशारुल असद एलिजिडली केमिकल वेपन्स यूज़ करते हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, तो यूएस रिटेलिएट करता है ट्रम्प के एरा के अंदर। ट्रम्प का जो फर्स्ट टेन्योर है थ्रू टोमाहॉक मिसाइल्स। फिर जी यूएस के ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भी होते हैं और यूएस के ट्रूप्स जो है वहाँ पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स एसडीएफ के नाम से एक फोर्स है उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो फोर्स जो है वो बशारुल असद की जो फोर्सेस हैं उनके साथ जो है उनको चैलेंज करे और कोशिश करे, स्ट्रगल करे इन द डाउनफॉल ऑफ असद रिजीम। अब ये एसडीएफ क्या है या कुर्द क्या है या टर्की का रोल क्या है, जरा इसको समझते हैं। अगर मैं टर्की के रोल की बात करूं तो टर्की हमेशा ये चाहता था कि सीरिया के अंदर एक स्ट्रिप है जिसको कुर्दिस्तान या कुर्द्स का इलाका कहा जाता है और वो कुर्द जो है वो उस इलाके को एक ऑटोनोमस रीजन बनाना चाहते हैं। तो टर्की हमेशा चाहता था कि इस तरीके की गवर्नमेंट वहाँ पर हो सीरिया के अंदर जो उस कुर्द वाले पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए ताकि कुर्द जो है वो टर्की के अंदर कुछ इलाका और सीरिया के अंदर जो कुछ इलाका है उसके ऊपर कंट्रोल करके अपना ऑटोनोमस रीजन ना बना पाए। इसी तरह कुर्द्स ने जो है वहाँ पर एसडीएफ नामी यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को जो है वो इस्टेब्लिश किया। हालांकि टर्की जो है वो असद रिजीम के अगेंस्ट था और वो चाहता था कि असद रिजीम का डाउनफॉल हो, लेकिन बिकॉज ऑफ एसडीएफ फोर्स टर्की ने जो है वो एसडीएफ के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दिया। सो इट इज़ अ बेसिकली आप काइंड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सीरियन सिविल वॉर। कहीं पर काफ़ी जगह पर ओवरलैपिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, जिस तरह टर्की बशारुल असद के अगेंस्ट है बट एसडीएफ के खिलाफ उसको एक्शंस लेना पड़ता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि कुर्द जो है वो यहाँ पर अपना इलाके को इस्टेब्लिश करें। अच्छा जी। तो अब हमने ये देखा 2011 से सिविल वॉर स्टार्ट होती है, 2015, 2016 जिसमें एक तरफ हमें ईरान, रशिया, लेबनान, हमास, हिज़्बुल्लाह नज़र आते हैं जो चाहते हैं कि बशारुल असद का रिजीम जो है वो मेंटेन रहे, असद फैमिली का रिजीम मेंटेन रहे। और दूसरी तरफ हमें नज़र आते हैं जी गल्फ़ कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टर्की, कुर्दिश फोर्सेस जो ये चाहती हैं कि इस रिजीम को कोलैप्स किया जाए। बट बिकॉज ऑफ रशियन इंटरवेंशन एंड ईरान्स एक्टिव इंटरवेंशन उनको कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि बशारुल असद जो है वो पूरे कंट्री के ऊपर उस तरीके से रूल नहीं कर पाते जिस तरीके से उनका पहले रूल था। यानी अगर देखा जाए तो 2016, 17, 18 के बाद से कुछ हिस्सा, कुछ कैपिटल डमस्कस को मिलाकर कुछ हिस्से के ऊपर जो है वो बशारुल असद का कंट्रोल था।
कुछ हिस्से के ऊपर हम देखते हैं कुर्द्स का कंट्रोल था, कुछ पोर्शन के ऊपर हमें जो है वो हयात तहरीर अल शाम जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वो आईएसएस के साथ जो है वो लिंक थी, फिर अलकायदा के साथ लिंक थी, फिर अल नुसरा फ्रंट के साथ जो है वो इंगेज थी, और कहा जाता है कि अल नुसरा फ्रंट का ही एक फैक्शन है हयात तहरीर अल शाम जो कि अपोजिंग फोर्सेस के अंदर एक बड़ा ग्रुप था, उनका कंट्रोल था एक हिस्से के ऊपर। तो ये सिचुएशन चलती रही, ये स्टेटस को मेंटेन रहा 2024 तक। अब 2024 में ऐसा क्या हुआ कि सडनली जो है वो असद फैमिली या असद रिजीम का डाउनफॉल होता है। इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक है जी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है जी हमास या गज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। हम देखते हैं कि रशिया जो है वो कंप्लीटली इंगेज हो गया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। वेस्ट की तरफ से बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट रशिया के ऊपर सीवियर सैंक्शंस रखे गए। इवन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जो है वो प्यूटिन साहब के अगेंस्ट जो है वो वारंट निकल गया। प्यूटिन साहब इंटरनेशनली जो है उन्होंने अपने ट्रैवल को बड़ा मिनिमाइज कर दिया, और इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, मिलिट्री टर्म्स के अंदर, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन के अंदर रशिया जो है वो कम्प्लीटली इंगेज हो गया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गज़ा इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट या हमास इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो इज़राइल ने मैसिव रिटेलिएशन की, उसमें हमास की फर्स्ट टायर लीडरशिप और सेकंड टायर लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह की फर्स्ट टायर और सेकंड टायर लीडरशिप है उसको तबाह कर दिया गया। यमन में जो है हूतीस को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। यानी ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थी उसको तकरीबन उन्होंने बहुत हद तक जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। कहने का मकसद, और ये भी अगर हम देखें तो इज़राइल ने ईरान को भी काफ़ी दफ़ा थ्रेट भी किया और रिटेलिएट भी किया ईरान की एग्रेसिव पोस्चर्स के ऊपर। ईरान के भी जो है उन्होंने टॉप मोस्ट जो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो ईरान रेवोल्यूशनरी कोर की हो, उसको भी टारगेट किया, उनके डिफरेंट लीडर्स को भी टारगेट किया। यानी इज़राइल ने अपने तमाम थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की। तो अगर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें, वो तमाम प्लेयर्स जो बशारुल असद के सपोर्ट में थे, चाहे वो रशिया, वो इस टाइम के ऊपर जो है वो यूक्रेन में हमें एंगेज होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, वो इस टाइम के ऊपर हमें बिल्कुल ही जो है वो वीक नज़र आ रही हैं, बिल्कुल तबाहशुदा नज़र आ रही हैं। उनकी फर्स्ट सेकंड टायर लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह को देख लें, हमास को देख लें, हूतीस को देख लें, और ईरान भी अभी इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है वो इंटरवीन कर पाए सीरिया के अंदर और बशार अल असद को उस तरीके से सपोर्ट कर पाए जिस तरीके से वो पहले कर रहा होता था थ्रू इट्स प्रॉक्सीज़, ख़ास तौर पे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है। दैट इज़ वाई हमने देखा कि जो सामने वाला ग्रुप है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, टर्की हो, गल्फ कंट्रीज़ हों, या फिर ख़ास तौर के ऊपर इज़राइल हो, उनकी टैसिट सपोर्ट से, और जो वहाँ पर डोमेस्टिक रेजिस्टेंस थी बशार अल असद रिजीम को, और ख़ास तौर पे जो एंटी कोलिशन फोर्सेस थी जिसमें जो है वो हयात तहरीर अल शाम है, उनको एक रैपिड सक्सेस मिली, और उन्होंने नवंबर के एंड से लेके दिसंबर 8 तक 2024 में वन बाय वन सिटीज़ को जो है वो इन्वेड करना शुरू किया, कैप्चर करना शुरू किया, और फिर कैपिटल में दमिश्कस में आकर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, और बशार अल असद के रिजीम को जो है वो उन्होंने एंड किया। और बशार अल असद हमने देखा कि वो फिर वहाँ से भागकर वो फिर कहा जाता है कि वो रशिया चले गए। सो दिस इज़ हाउ ये पूरी डायनामिक्स जो है वो इस तरीके से जो है वो अनफोल्ड हुई हमारे सामने। ये कोई एक दिन के नतीजे में नहीं हुआ, ये कोई 8 दिन का जो है वो इवेंट नहीं है। देखने में आए तो ये सिर्फ 1.5 वीक्स में कहा जाता है कि एचटीएस ने जो असद फैमिली के रूल को ख़त्म कर दिया, बट इसके पीछे 2011 से जो है वो पूरी एक हिस्ट्री है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये जो डाउनफॉल हमें नज़र आया है असद फैमिली का सीरिया के अंदर, जो कि 1970 से रूल चल रहा था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जी, सबसे पहले अगर मैं देखूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि हमें एक इज़राइल जो है वो एक
एक पावरफुल फोर्स की हैसियत से राइज करता हुआ नज़र आता है मिडिल ईस्ट के अंदर। एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी नेशन स्टेट जो कि अनचैलेंज्ड है, जिसको कोई भी अभी चैलेंज करते हुए नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसराइल वन बाय वन अपनी तमाम जो रिस्क थे, तमाम वो कंट्रीज, तमाम वो एलिमेंट्स जो इसकी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे होते थे, उनको वन बाय वन न्यूट्रलाइज करते हुए नजर आता है। पहले उसने गजा में हमास को ख़त्म किया, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को वीकन किया, होतीस को वीकन किया, और अब बशारुल असद के रिजीम के डाउनफॉल में भी उसने एक एक्टिव रोल प्ले किया। जिस दिन ये रिजीम का डाउनफॉल हुआ, उस दिन अगर आप नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स पढ़ें, इसराइल के लीडरशिप के स्टेटमेंट्स पढ़ें, इसराइली न्यूज़पेपर को स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि उनकी टोन क्या थी। उनका जो है वो एक सेलिब्रेटिव या एक सेलिब्रेशन का वहाँ पर एक मोड था। तो यहाँ पर अगेन एक बात साबित होती है कि इसराइल की पावर में इजाफा हुआ है और मज़ीद इजाफा होगा आने वाले दौर में, बिकॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ असद रिजीम। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें ईरान, रशिया, हिजबुल्लाह, हमास वीक होते हुए नज़र आते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। इनकी जो डोमिनेशन था, इनका जो इन्फ्लुएंस था 2016 में, 2017 में, 2018 में, अब वो ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं रहा, और आने वाले सालों सालों में मज़ीद ये इन्फ्लुएंस हमें वीक होता हुआ नज़र आएगा। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है, रशिया जिसने सीरियन सिविल वॉर को एज अ लॉन्च पैड इस्तेमाल किया था टू रीअसर्ट इटसेल्फ ऑन द वर्ल्ड अरीना, वही रशिया जो है वो इस डाउनफॉल के बाद से उसकी जो इंटरनेशनल स्टेचर है या इमेज है इंटरनेशनल फोरा, उसको जो है वो एक ख़ास जो है वो डैमेज हुआ है। हालांकि रशिया ने एयर स्ट्राइक्स के थ्रू काफ़ी कोशिश की असद के रिजीम को प्रॉप अप करने की, बट वो नहीं कर पाया। तीसरी तरफ अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यूएस का रोल हमेशा जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहा है। अगर मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करूं तो वो बड़ा एक जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, कि भाई फाइनली जो है वो असद का रिजीम जो है वो डाउनफॉल हुआ, नॉट इट्स द एरा ऑफ डेमोक्रेटिक एरा जो कि सीरिया में स्टार्ट होगा। बट दूसरी तरफ जो अपकमिंग प्रेसिडेंट हैं और द प्रेसिडेंट इन वेटिंग डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन सीरिया उसका अमेरिका से लेना देना नहीं है, और हमें उन लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए वहाँ पर जो भी हो। तो इस तरह का यूएस का एक रोल है जो कि हमेशा से एक मर्क्यूरियल रोल रहा है। जहाँ तक टर्की की बात है, तो टर्की हमेशा ये चाहता था, जैसा कि मैंने कहा है, कि सीरिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कुर्द एलिमेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर पाए, और कुर्दिस्तान का जो उनका ख्वाब है वो कभी भी मटीरियलाइज ना हो पाए। तो आप आफ्टर द फॉल ऑफ असद रिजीम, टर्की ये चाहेगा, या टर्की ये चाहता है कि वहाँ का जो नेक्स्ट गवर्नमेंट हो या नेक्स्ट सेटअप हो, वो उसकी मर्जी से आए, या उसमें उस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट में टर्की का एक एक्टिव रोल हो। जहाँ तक बात करूँ मिडिल ईस्ट की या सीरिया के अंदर अब क्या होगा, क्या न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी, क्या वहाँ पर पीस होगा, क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी का अराइवल होगा, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको इस टाइम के ऊपर आंसर करना मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा कि इराक के अंदर भी जब सद्दाम हुसैन का डाउनफॉल हुआ, उनके रिजीम को ख़त्म किया गया, तो कहा गया कि एक डिक्टेटर के रिजीम को ख़त्म किया गया है, बट वहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर वापस नहीं आया। वहाँ पर क्यास हुआ, सिविल वॉर इनिशिएट हुई, मिलिशियास का राइज हुआ, आईएसएस और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वहाँ पर नज़र आए, और वो क्यास अभी तक चल रहा है। सेम इज़ द केस विद इजिप्ट और दूसरे कंट्रीज़ में भी, या यमन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर भी हमने ये देखा। तो यस, बशारुल असद वाज अ डिक्टेटर। इस सीरियन सिविल वॉर के अंदर almost 100,000 people lost their lives, millions of people were displaced, बट क्या बशारुल असद रिजीम के ख़त्म होने के बाद सीरिया में अमन आएगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, या हम एक और सिविल वॉर की तरफ जाएंगे, या फिर उसी तरह कैसे हम यहाँ पर भी डिफरेंट मिलिशियास को राइज होते हुए देखेंगे, जिस तरह से हमने अफगानिस्तान में देखा? ये एक क्वेश्चन है जो आने वाले दिनों में हम इसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर या ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।